सीएम सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। डबल इंजन की सरकार ने राज्य को किया लहूलुहान, जनता करेगी पिंडदान। लातेहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। महिला समिति ने किया सिलाई सेंटर का उद्घाटन। महिलाओं को मिलेगा रोजगार। औरंगाबाद के रफीगंज पीएचसी केंद्र पर चला टीबी मुक्त हस्ताक्षर। 2025 तक देश बनेगा टीबी मुक्त देश। लोगों को दी गई उपचार की जानकारी। मोतिहारी के ढाका अनुमंडलीय में अस्पतालों की हालत बद से बदतर। अस्पताल की एम्बुलेंस खराब। आपातकालीन परिस्थिति में पैदल आने को मजबूर मरीज। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गोपालगंज में साइबर अपराधियों का आतंक चरम पर। तो गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साइबर अपराधियों का अपराध चरम पर है। सदर एसडीपीओ की फेसबुक आईडी हैक की गई। तो गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों से मांग रहे मोटी रकम और एसडीपीओ ने सोशल मीडिया पर मैसेज भेज लोगों को किया अलर्ट। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शैलेंद्र, सदर एसडीपीओ की फेसबुक आईडी हैक कर ली गई है, क्या है ये, क्या कुछ जानकारी है? जी निश्चित, ये गोपालगंज सदर एसडीपीओ जो नरेश पासवान है, उनकी फेसबुक आईडी को हैकरों द्वारा हैक कर लिया गया है। और जो उनसे जुटे हुए जो लोग हैं, जो उनके मित्र हैं, उनसे बातचीत के सिलसिले में मोटी रकम की मांग की जा रही है। अपने आप को किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी समस्याओं की हवाला देते हुए उन्हों से पैसे की मांग की जा रही है। जिसकी जानकारी होने के बाद उनसे जो उनके बहुत करीबी है, उनके द्वारा उनसे फोन से संपर्क की गई कि क्या ये बात हकीकत है। फिर उन्होंने तुरंत इसको जितने लोगों से हो सका उतने लोगों को उन्होंने आगाह किया। साथ ही साथ इस मामले को सोशल जो हैक किया गया है, इसको साइबर अपराधियों द्वारा साइबर सेल को इससे लगा दिया गया है। और लगातार इसमें जांच चल रहा है कि आखिर ये हैकर कहां से हैक किया है, कैसे हैक किया है। पुलिस का जो एसडीपीओ है, उनका दावा है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा कर लिया जाएगा। और जो हमारे मित्र हैं, उनसे यह निवेदन है कि इस तरह के उलझनों में, इस तरह की लोगों की बातों में ना आए और पैसे की किसी तरह की पैसे की लेन देन न करें। जी, क्या अपराधियों का कुछ पता चल पाया है? अभी अपराधियों को कोई पता नहीं चल पाया है। पूरे सेल जो साइबर सेल है, वो इन लोगों की जांच पड़ताल कर रही है और इनकी खोजबीन में लगी हुई है। और तमाम तरह के टेक्निकल इसमें टीम लगाए गए हैं, जो कि इसकी जल्द से जल्द इसे जो ये हैकर है, इनके गर्दन तक पुलिस की हाथ जा पहुंच सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बजट सत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर वार करते हुए बयान दिया कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य को लहूलुहान कर दिया है, जनता अब इनका पिंडदान करेगी। इसके साथ सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि इस डबल इंजन की सरकार ने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। देश में पहली बार बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद कर दिया गया और कहा कि इससे 15,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सभी को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उनको स्वावलंबी कैसे बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्तियों की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, नियुक्ति की तो बात छोड़िए, 20 सालों के बाद तो हमें अब स्कूलों की नियमावली बनानी पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, 20 साल में नियमावली बनी नहीं तो नियुक्ति होगी कहां से? यही कॉन्ट्रैक्ट पर, एडहॉक पर, घंटी आधारित दुनिया भर की समस्या। मुझे लगता है आज 2 विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं जिस तरीके से इन लोगों ने खड़ी कर रखी है, वो ये 2 विभाग सभी विभागों पर
अकेले भारी है। इतनी समस्या है और आज हम लोग बड़े पैमाने पर बड़ी तेजी से नियमावली बना रहे हैं अध्यक्ष महोदय। 50-51 के बाद तो पहली बार अध्यक्ष महोदय जेपीएससी की नियमावली बनी है इस बार अध्यक्ष महोदय। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजीव, बजट सत्र में लगातार ये देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब ये आरोप लगाया गया है कि डबल इंजन की सरकार राज्य को लहूलुहान कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए कल सदन में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार 1 घंटे तक खड़े होकर अपनी बात रखी और एक एक करके बीजेपी के सरकार की खामियां को गिनाया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो झारखंड में स्थिति थी उस स्थिति पे सुधार के लिए ही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, और चूंकि हर जगह छेद छोड़ा गया था और हर चीज को अधूरा छोड़ा गया था तो उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही है कि रोजगार की जो बात हो रही है, सरकारी नौकरी देने की बात हो रही है, वो तमाम लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ऋण दिया जाएगा ताकि उन अपना व्यवसाय कर सके और अपना जो है वो काम धंधा कर सके। बीजेपी हेमंत सोरेन के इस बात को लेकर काफी हमलावर नजर आ रही है और स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब रोजगार आपको नहीं देना था, सरकारी नौकरी नहीं देनी थी, तो इस तरह का घोषणा पत्र जो है वो चुनाव के समय जारी नहीं करना चाहिए। तो पक्ष विपक्ष को लेकर राजनीति गर्म है और सदन के अंदर भी देखेंगे कि जिस तरह से लगातार एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, सदन के बाहर की भी यही स्थिति है। तो तमाम तरह के जो है दोनों तरफ से आरोप की राजनीति हो रही है। जी राजीव, और आगे की कार्रवाई में, सदन सत्र की कार्रवाई में किन किन मुद्दों पर घेर सकती है विपक्ष? विपक्ष लगातार हावी है सरकार पे कि सरकार में जो है सिर्फ और सिर्फ घोषणा जारी की, घोषणा पत्र में जो कहा गया उस पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार के तरफ से भी आप देखें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ अन्य जो लोग हैं वो भी विपक्ष पे हावी हो रहे हैं कि उनकी सरकार की जो खामियां थी उसी को दूर करने की कोशिश की जा रही है और उसी खामियों को दूर करने के लिए तमाम जो कवायद है वो की जा रही है और कैसे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा किए जाए उस पर बात की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड विधानसभा सत्र के 14वें दिन सदन के अंदर विपक्ष के विधायकों ने सीएम के विभाग पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सीएम के पास कई विभाग हैं, मंत्रिमंडल में कई नेता हैं, मुख्यमंत्री को उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। संदर्भ में विधायकों ने सवाल उठाया कि भाई इतने सारे मंत्री हैं, सब जवान है, अच्छा कट्टा है, तो काम करने के लिए लोगों से काम करवाना चाहिए, उनको ना करवा करके सब अपने पास रखे हुए। तो इसलिए विधायकों ने ये स्वाभाविक, सहज और सरल प्रश्न। आप भी मुख्यमंत्री थे, कितना विभाग रखा था? हमारे पास तो कुछ नहीं, तो विभाग तो सब रखते नहीं। मेरे को याद है हमारे पास सांख्यिकी एक विभाग होता है छोटा सा। वहीं लातेहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला समिति ने सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया है, जहां आराध्य महिला मंडल के अध्यक्ष ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं महिलाओं को संबोधित करते हुए इंदु चौबे ने बताया कि सिलाई सेंटर खुलने से महिलाओं को इसका पूरा भरपूर लाभ मिलेगा और जो आने वाले कल में एक रोजगार के रूप में उभर कर सामने आएगा। साथ ही वहीं विशाखा सिन्हा ने बताया कि हमें लड़कियों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए और अपने पैरों पर उन्हें खड़ा होने के लिए घर के काम के अलावा सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाना चाहिए। इससे महिलाओं को बहुत लाभ होगा।
ये एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है। ये सीख के महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। और ये कार्य हमारी CMD भाभी जी के निर्देशानुसार हो रहा है। ये बहुत ही सबके उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि गांव में रहती हैं ये लोग तो काफ़ी अच्छा काम करके खुद से कमा सकती हैं, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। लोग महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? इन महिलाओं से यही अपील करना चाहूँगी मैं कि ये काफ़ी आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। अभी सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुल रहा है, आगे और भी कुछ खुले। हाँ, हम लोगों ने ये जो आज उद्घाटन किया है उसमें 2 महीने की ट्रेनिंग है, इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके बाद हम लोग इनको सर्टिफिकेट देके और एक ये जो एग्ज़ाम होगा उसमें पास कर जाएंगे तो हम लोग इनको स्वरोजगार के लिए एक मशीन देंगे और उससे ये आत्मनिर्भर बन सकेंगे और ये अपना बेस्ट देंगी और हम लोग आगे भी हर तरह से प्रयत्नशील रहेंगे। हमारी CMD भाभी जी के निर्देशानुसार हम लोग बहुत सारे काम करेंगे इस दिशा में। हमारी आराध्या महिला समिति जो है उसके तहत हम लोग आगे भी इस क्रम में लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। तो लातेहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला समिति ने सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसका उद्घाटन फीता काटकर किया गया और महिला मंडल के अध्यक्ष ने इसका उद्घाटन किया और इससे महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दीप प्रज्वलित कर और फीता काट करके इस सेंटर का उद्घाटन किया गया और इस मौके पर महिला मंडल के अध्यक्ष ने उद्घाटन किया। तो लातेहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। वहीं औरंगाबाद के रफीगंज PHC केंद्र पर टीबी मुक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया। यह अभियान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में टीबी हारेगा देश जीतेगा के स्लोगन के साथ चलाया गया। बता दें कि देश के PM ने टीबी उन्मूलन को लेकर 2025 को लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी के बारे में प्रभारी चिकित्सक ने बताया कि केंद्र पर टीबी मुक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और साथ ही लोगों को टीबी रोग के उपचार और जांच के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हमें टीबी मुक्त देश बनाना है। के बारे में बताइए कुछ। कंप्लीट करा दिए, उसके लिए भी 1000 मिल रहा है। उनको आप भेजिए। आप यदि डॉट्स प्रोवाइडर बनते हैं तो आपको भी वो पैसा मिलेगा जो हम लोग। कौन है सर? कौन उसके बारे में बताइए कुछ। कंप्लीट करा दिए, उसके लिए भी 1000 मिल रहा है। उनको आप भेजिए। आप यदि डॉट्स प्रोवाइडर बनते हैं तो आपको भी वो पैसा मिलेगा जो हम लोग। कौन है सर? कौन उसके बारे में बताइए कुछ। कंप्लीट करा दिए, उसके लिए भी 1000 मिल रहा है। CDPO आंगनवाड़ी सब कोई LS ये आपका आशा और हम लोग जो देसी चिकित्सक है उन सभी को बुलाए थे, आयुष चिकित्सक को भी, और वही उसके बारे में बताया गया कि कैसे जो है इस खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक। और 225 तक इसको हम लोग को खत्म कर देना है, जिसमें कि लक्षण बताया गया। उनको आप भेजिए। आप यदि डॉट्स प्रोवाइडर बनते हैं तो आपको भी वो पैसा मिलेगा जो हम लोग। कौन है सर? कौन उसके बारे में बताइए कुछ। कंप्लीट करा दिए, उसके लिए भी 1000 मिल रहा है।
तो आपको बता दें कि औरंगाबाद के रफीगंज पीएचसी केंद्र पर टीबी मुक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह अभियान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में टीबी हारेगा देश जीतेगा के स्लोगन के साथ चलाया गया। और इसके साथ आपको बता दें कि देश के पीएम ने टीबी उन्मूलन को लेकर 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के बारे में प्रभारी चिकित्सक ने बताया कि केंद्र पर टीबी मुक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और साथ ही लोगों को टीबी रोग के उपचार और जांच के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हमें टीबी मुक्त देश बनाना है। वहीं अनुमंडलीय अस्पताल में आपातकालीन परिस्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाला एम्बुलेंस खुद बीमार हो गया। ऐसी परिस्थिति में सरकारी अस्पताल में जब लोग एकाएक फोन कर एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं तो जवाब मिलता है कि एम्बुलेंस खराब है। लोग अस्पताल तक पैदल आने को मजबूर हैं। अब आखिर सवाल यह है कि अगर इलाके में कोई बड़ी घटना हो जाए तो क्या होगा। हमारे पास जो है ना, हाँ 13 तारीख से टायर फट गया है। अच्छा, इसका कंप्लेन किए हैं? हाँ, एसीओ के पास खबर दिए हैं। अच्छा, तब क्या बोले वो? हाँ, टायर आ रहा है तो आपको देंगे पटना से। 13 तारीख से ही पड़ा हुआ है? जी जी। कॉल गिर रहा है तो क्या हो रहा है? कैसे मरीज का अथी हो रहा है? मरीज जो अपना टेम्पू से आ रहा है, जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अरविंद, अस्पताल की एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई है जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद। हाँ, बिहारी के ढाका अनुमंडल जो अस्पताल है वहाँ पीएचसी अस्पताल है जहाँ ये स्थिति बनी हुई है। ऐसे तो देखा जाए तो पूरे जिले में एक तरह से एम्बुलेंस सेवा केवल शोभा की वस्तु बनकर आ गई है जी। जो कहीं एम्बुलेंस सेवा मिलती नहीं है और मिलती भी है तो बहुत नाम मात्र का इक्का दुक्का जगह पर, जो मात्र जो सरकार का मंशा है वो कहीं ना कहीं पानी फिरते दिख रहा है और ये लोगों को सेवा पूर्णतः उपलब्ध नहीं हो पाता है। गनीमत है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाता है और अपनी सवारी से लोग जा पाते हैं या पैदल जा पाते हैं और सरकारी इस तरह की कोई व्यवस्था आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं रह पाता है। एम्बुलेंस शोभा की वस्तु बनकर आ गई है। जी, अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? अस्पताल प्रशासन से अगर बात किया जाए तो वो बात करने पर बताते हैं कि चिट्ठी लिखी गई है और उच्च अधिकारी इस पर जो दिशा निर्देश देंगे उसी अनुसार कार्रवाई होगी और उसी अनुसार सेवा दर्ज की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बेगूसराय में अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां एक किसान को गोली मारकर अपराधी मौके से फरार हो गए। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल ये पूरी घटना बखरी थाना क्षेत्र के राटन गांव की है, जहां पर किसान अपने घर से खाना पीना खाकर रात में सोने के लिए अपने डेरे में गया हुआ था। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही बखरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार वालों में मातम छाया हुआ है। बेगूसराय में लगातार अपराधियों के हौसले जो है वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक किसान को गोली मारकर अपराधी मौके से फरार हो गए हैं और गोली लगने से किसान की मौत हो गई है। हालांकि मौत के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी भी फैल गई। दरअसल
ये पूरी घटना बखरी थाना क्षेत्र के राटन गांव की है, जहां पर किसान अपने घर से खाना पीना खाकर रात में सोने के लिए अपने डेरे में गया हुआ था और वहीं अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। वहीं औरंगाबाद जिले के अंबा थाना परिसर में होली और शबे बारात को लेकर एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना अध्यक्ष ने कहा कि होली और शबे बारात में शांतिपूर्वक होली और शबे बारात पर्व को मनाए जाने की अपील भी की गई। मौके पर थाना अध्यक्ष सहित एसआई उपस्थित रहे। औरंगाबाद के दाऊद नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत दाऊद नगर प्रखंड कार्यालय परिसर में जीविका द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह ने बताया कि बेरोजगार छात्रों को बेहतर अवसर दिया जा रहा, जिसमें बेरोजगार युवा इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस मार्गदर्शन मेला में 21 कंपनियों द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेला में स्टॉल लगाया गया। वैसे लोग जो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है वो इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करें, यह काफ़ी सुरक्षित है। जीविका सिर्फ रोजगार ही नहीं दिलाती बल्कि रोजगार लेने के बाद उनको सुरक्षा प्रदान करती है। क्या यह सही बात है? सही है। इस प्रकार की उनकी शक्ति। वहीं सीतामढ़ी में जिला अधिकारी ने सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और वाहनों को पंचायत से टैग भी किया गया है। बता दें कि इस वाहन की मदद से गांव के संबंधित पंचायतों के मरीजों को नजदीकी सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा और साथ ही सभी वाहनों पर वाहन चालक का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होगा। के यहाँ पे JEAS के लिए यहाँ से जागरूकता रथ और गाड़ी को रवाना किया जा रहा है। ये सारे जो गाड़ी है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की गाड़ियाँ हैं जिन्हें पंचायतवार टैगिंग की गई है। ये जागरूकता भी फैलाएंगे और जहाँ भी यदि चमकी के केसेस आते हैं तो यहाँ इसमें मोबाइल नंबर भी दिया गया है। तुरंत आप ड्राइवर को संपर्क करके आप आ सकते हैं और वैसे बच्चों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक लाया जाएगा। वहीं बोकारो जिले के बालीडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 19 कार्टून शराब सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि स्विफ्ट डिजायर कार में शराब लोड कर उसे रांची से बिहार ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया और पुलिस ने 47,000 रुपए नगद और 5 मोबाइल फोन बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 5 एंगल से ले लो। हम निकाले बिल्कुल आ रहा है, भी आ रहा है। के द्वारा भारी मात्रा में दारू यहाँ से बोकारो के अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसी क्रम में बालीडीह थाना के द्वारा चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और दारू और कुछ कैश बरामद किया गया। कहाँ से पकड़ाया दारू? ये बालीडीह जो पेट्रोल पंप है वहाँ से बरामद हुआ है। वहाँ पे जो हम लोग चेकिंग लगाए थे इससे पकड़ा गया है। सच में पता चला कि लोग दारू बिहार लेके जा रहे थे। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? कौन है? वहीं कोरोना का दूसरा स्ट्रेन शुरू हो चुका है। ऐसे में झारखंड में भी इसका खतरा मंडराने लगा है, पर प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद अधिकांश लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर निकल रहे हैं। इसके अलावा भीड़ भाड़ में भी लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन इसको लेकर फाइन भी काट रही है, लेकिन लोगों को जुर्माना नहीं देना पड़े, इसको लेकर रांची जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा देखने को मिला। इसी कड़ी में रांची के डीसी छवि रंजन अचानक रांची के सड़कों पर निकले और लोगों से मास्क का प्रयोग करने की अपील की। इस दौरान डीसी दुकानदारों से मिले और बिना मास्क लगाए लोगों को सम्मान मुहैया नहीं कराने की बात कही। भ्रम पैदा हो गई है कि वैक्सीन आ गया है तो कोरोना के केसेस खत्म हो गए हैं और कोविड पे जो जंग हमारी जारी थी वो हम लोगों ने जीत चुकी है, और ऐसा नहीं है। कोरोना पे जंग अभी जारी है।
और SMS जो फॉर्मूला मैंने कहा है कि फॉलो करना है, वो कई लोगों को देखा कि लोग फॉलो नहीं कर रहे। सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये 3 SMS फॉर्मूला को अगर फॉलो करेंगे तो कोरोना को हम लोग हराने में कहीं ना कहीं हम लोग का एक सफल प्रयास रहेगा। वहीं मुंगेर कार्यपालक सहायकों की सेवा बेल्ट्रॉन को सौंपने, अस्थायी करने और वेतन बढ़ाने संबंधी 8 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से जिले के कई विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायक काम को ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के 5वें दिन सभी कर्मियों ने किला परिसर स्थित शहीद स्मारक के समीप सरकार के सद्बुद्धि के लिए विधि विधान से हवन किया। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में मानवता शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। मामला सिकंदरपुर ओपी के आश्रम घाट का है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति का शव गंडक नदी किनारे तैरता हुआ पाया गया, जिसके बाद सिकंदरपुर ओपी पुलिस द्वारा उक्त डेड बॉडी को स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया और फिर एम्बुलेंस की जगह ठेले पर ही रखकर बांधकर करीब 4 किलोमीटर का सफर तय कर SKMCH पहुंचाया गया और खुद पुलिस जिप्सी से वहां पहुंची। उसको ले आके पोस्टमार्टम करा रहे हैं। क्या स्थिति में शव था? पानी में बहता हुआ। पहचान वगैरह हो पाई है? ना, अभी पहचान नहीं। क्या उम्र हुई होगी रात की? उम्र कम से कम 32-35। क्या कपड़ों पर क्या है बदन पर? टी-शर्ट पहना हुआ है और इनर पहना हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।